गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो सेट एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है अपनी पिछली 2 क्लासेस से। आज ये सेट एग्जाम के रिवीजन की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद क्लासेस बच्चों ऑफ हो जाएंगी और आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो अगले हफ्ते की शनिवार से शुरू होंगी। ठीक है, अभी आपकी मंगलवार को और वीरवार को कोई क्लास नहीं होगी, सीधा शनिवार को ही क्लास होगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हमने जो है वो 9.2 को शुरू करना था, 9.1 हमने कर ली थी। तो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि अगर एक समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, और उसके अंदर एक त्रिभुज हो, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अगर इनके आधार एक हो, जैसे कि इसका नाम है PQRS और इस त्रिभुज का नाम है ROS, तो इनके आधार क्या है? इनके आधार सेम है। जो मेरा त्रिभुज है वो भी RS पर ही बना है, और जो मेरा ये चतुर्भुज है ये भी RS के ऊपर ही बना है, और ये दोनों जो है इस समांतर रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जो हमारा ये त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर जाएगा। किसके बराबर? आधे के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल था। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें ये रूल तो यूज नहीं होगा, लेकिन इसमें यूज होगा एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो 1-2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। आपको क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपको जो है आधार या ऊंचाई दी गई होगी, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या क्षेत्रफल दिया गया होगा, ऊंचाई या आधार ऐसा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज में आधार भी होता है और ऊंचाई भी होती है। देखते हैं कैसी होती है, वो कैसी दिखती है, वो सब कुछ देखेंगे। उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, तो वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इनके सूत्र जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैं मिटा देती हूँ जो फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और आधार कैसे होते हैं। तो देखिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम है ABCD, और यहां से क्या हुआ? तो ये इस बिंदु से एक, चलो इससे नहीं, ए से एक सीधी रेखा नीचे को आई, इसको हम इसकी ऊंचाई कहते हैं। बी से एक सीधी रेखा इधर को आई, तो इसको अभी हम ऊंचाई ही कहेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयां हैं। तो ये देखो, ये पहली ऊंचाई और ये दूसरी। ठीक है, तो अभी होता क्या है, हमने जो है इस आधार और ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो आपकी ऊंचाई ब्लैक कलर की है, ये इस ऊंचाई का आधार कौन है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसका नाम अगर मैं लूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया E और यहाँ पर मैंने लिख दिया X। ठीक है, तो AE जो आपकी ऊंचाई है उसके आधार की अगर मैं बात करूं, तो ये A से शुरू होकर के कहां पर गिर रही है? A से शुरू होकर के ये DC पर गिर रही है। इसका मतलब DC इसका आधार है। AE ऊंचाई का आधार कौन है? तो वो है DC। और अगर हम बात करें BX ऊंचाई का, अगर हम बात करें किसकी? तो BX की। जो BX एक ऊंचाई है वो B से शुरू हो रही है और किस पर गिर रही है? तो बताइए इसका आधार कौन है? आप चाहे तो चैट में लिख लो, BX जो ऊंचाई है उसका आधार कौन है। यहां से ये शुरू हो रही है, कहां पर ये गिर रही है, किस भुजा पर ये गिर रही है, उसका नाम क्या है? अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए मुझे फटाफट से बच्चों, क्योंकि अगर आपको ये चीज पहचाननी नहीं आएगी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज इसका आंसर दीजिए। AE ऊंचाई का आधार DC है, तो BX ऊंचाई का आधार कौन है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर दीजिए। AD।
एडी, ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है एडी, क्योंकि ये बी से शुरू होकर के किस पर गिर रही है, तो एडी के ऊपर ये गिर रही है, ठीक है। तो बी एक्स का जो आधार है वो हो जाएगा एडी। तो जब भी आप अपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जिस ऊंचाई को ले रहे हो बच्चों उसी के आधार को लेना है। अगर आप ऊंचाई ले रहे हो एई को तो उसका आधार डीसी यही आपको लेना होगा। अगर आप ऊंचाई ले रहे हो बी एक्स को तो उसका आधार एडी ही आपको लेना होगा, ठीक है। जिसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई का जो आधार है उसके जोड़े को आप नहीं चेंज कर सकते। जो जिसका ऊंचाई जो जिसका आधार है उन दोनों को आपने साथ में रखना है। तो इसको हम यूज करेंगे किसमें, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अभी करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी अपनी किताब निकाल के रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा रख रही हूँ ताकि मुझे ही नजर आए, क्योंकि लिखने में फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज है। और ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और सी से एक रेखा जा रही है एडी के ऊपर और ए से एक रेखा आ रही है डीसी के ऊपर। ये इसकी ऊंचाइयां हैं। सी एफ एक ऊंचाई है और ए ई एक ऊंचाई है, ये दोनों इसकी ऊंचाइयां हैं। और हमें ठीक है, तो एई भी एक ऊंचाई है, एफसी भी एक ऊंचाई है, इनके आधार आधार आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एई का आधार कौन है तो फटाफट से बताइए, एई जो ऊंचाई है इसका आधार कौन है? डीसी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, डीसी। इसका डीसी, हाँ। और अगर बात करें हम सीएफ जो ऊंचाई है उसका आधार कौन है? सीएफ यहां से यहां को जो जा रही है, ठीक है, तो इसका आधार है एडी, ठीक है। एडी। तो अभी इन्होंने हमें कहा है कि जो ए बी है, ए बी, ये ए बी जो है वो कितना सेंटीमीटर है, तो ये है 16 सेंटीमीटर का। बात करें ए ई की तो ए ई है 8 सेंटीमीटर, और बात करें एफ सी की तो एफ सी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा है क्या आपने इसमें निकालना है, क्या आपने ज्ञात करना है, तो ए डी आपने ज्ञात करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने पता करना है ये जो ए डी है ये कितने सेंटीमीटर का है, ये आपने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि एडी को निकालने के लिए हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका क्षेत्रफल? तो इस समांतर चतुर्भुज का। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। बढ़िया है, हमारे पास ऊंचाई दो दो है, अब कोई एक ले लो यहां से ऊंचाई और उसी का आधार ले लो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ए ई ऊंचाई अभी ले लेती हूँ, ए ई 8 सेंटीमीटर है तो क्यों ना मैं अपने फॉर्मूले में ए ई ऊंचाई को अभी लेकर के इसका क्षेत्रफल निकालती हूँ। पर जैसे ही मैंने ए ई को लेना चाहा, मैंने देखा इसका जो आधार डीसी था उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया गया है। मुझे नहीं पता कि डीसी कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपनी एफसी ऊंचाई ले लूंगी और उसकी हेल्प से जो है वो क्षेत्रफल निकाल लूंगी। तो जब मैंने एफसी ऊंचाई ली तो उसका जो आधार था वो एडी था, और एडी का मान भी मुझे नहीं पता क्योंकि यही तो मुझे निकालने के लिए कहा गया है। तो अब कैसे हम इसको सॉल्व करें? तो अब देखो, हमने एडी निकालना था, हमें पता है एडी निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं है, ना एक ऊंचाई का आधार ना दूसरी ऊंचाई का आधार। तो मैंने देखा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस गुण की मदद से, जब मैंने इस गुण को यहाँ पर देखा तो इस गुण की मदद से मैंने देखा कि एक मुझे तो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी की वैल्यू मुझे 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और मुझे पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो बताइए कौन सी एक और भुजा 16 सेंटीमीटर होगी? अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो एक और भुजा यहाँ पर 16 होगी, वो कौन सी है?
आमने सामने की, इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दिया बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो बीसी, और कौन सी भुजा 16 सेंटीमीटर होगी? सी डी या बीसी फिर डी। भुजा। ठीक है, वेरी गुड, दोनों का आंसर ठीक है, जिन्होंने चैट में लिखा उनका भी सही है और जिन्होंने माइक ऑन करके बोला आपका भी बेटा सही है बिल्कुल। तो डीसी होगी, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, ये ई है, ठीक है। तो डीसी भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे इसके गुण पता थे। तो देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए, तभी आप जो है इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होता कि इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आप कभी डीसी को 16 नहीं लेते, ठीक है। तो एडी निकालने के लिए हमने क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार निकालना था, तो आधार हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर, किसकी मदद से? तो इस ए बी की मदद से। तो चलिए अब निकालते हैं अपना क्षेत्रफल। अब हमें एक आधार भी मिल चुका है और उस आधार की ऊंचाई भी हमारे पास है, तो अब हम निकालते हैं इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है कितना? तो बराबर है आधार गुणा में ऊंचाई। और कौन सा वाला जोड़ा हम ले रहे हैं अपने इस आधार और ऊंचाई का? तो जिसकी हमें वैल्यू पता है, जिसका हमें मान पता है, उसी को हम लेंगे। तो ये ए ई और डीसी वाला जोड़ा अभी हम ले रहे हैं, जिसमें डीसी है आधार और ए ई है ऊंचाई। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। डीसी है 16 सेंटीमीटर, ए ई है 8 सेंटीमीटर, इनको गुणा किया तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूं इन दोनों को लेकर के, जो मेरा दूसरा जोड़ा है ऊंचाई और आधार का, क्यों इसकी मदद से अगर मैं क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूं तो क्या पता मुझे आधार मिल जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका वही होता है, फॉर्मूला आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखो, चाहे आप ऊंचाई और आधार का कोई सा भी जोड़ा लीजिए, जो आपके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो नहीं बदलता है। अगर इन दोनों की मदद से मेरा क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो इन दोनों की मदद से भी वो 128 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। उसकी हेल्प से भी 128 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर यहाँ पर कोई तीसरी हाइट हमको मिल जाए, मान लो डी से लेकर के, जो डी से चल रही है और बीसी पर गिर रही है, इस ऊंचाई को लेकर के, इस ऊंचाई को लेकर के और इस आधार को लेकर के अगर हम अपना क्षेत्रफल निकालें इस चतुर्भुज का, तो वो भी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे ने इतनी जगह ही तो घेरी है। ऊंचाई और आधार अगर हम बदल रहे हैं तो क्या उनके बदलने पर ये अपनी जगह बदल रहा है? क्या ये अपनी शेप को, अपने आकार को बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। ऊंचाई और आधार बदल रहे हैं लेकिन ये अपने एरिया को, जितना इसने एरिया घेर रखा है, उसको नहीं बदल रहा। इसका मतलब एक बार जो इसका क्षेत्रफल आ गया वो आ गया। तो अगर इसकी मदद से 128 आ रहा है तो इन दोनों की मदद से भी वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब हम क्षेत्रफल की जगह पर लिख सकते हैं कि वो 128 है, ठीक है। आधार कितना है? तो आधार हमारे पास एडी है। ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्षेत्रफल लिख लिया। किससे चुराया क्षेत्रफल? तो इस वाले जोड़े से जो क्षेत्रफल आया था वही हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि किसी आकृति का क्षेत्रफल नहीं बदलता, वो एक जैसा ही रहता है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो एडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एडी की वैल्यू निकालने के लिए एडी को अकेला छोड़ दो और 10 क्या होगा, तो बराबर है कि इस तरफ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर गुणा हो रहा था, यहाँ आके ये भाग कर देगा 128 को, ठीक है। 10 एडी के साथ गुणा हो रहा था, बराबर है कि इस पार आके ये क्या कर देगा, भाग कर देगा 128 को। और इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट दशमलव में बदल सकते हो। कैसे बदला जाता है? जितनी जीरो हर के पास होंगी उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगेगा। एक ही जीरो थी तो इसका मतलब एक अंक से पहले ही आपका डेसिमल लगाया जाएगा। तो ये आ गया 12.8
और यही है हमारे एडी की वैल्यू। ठीक है, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 12.8 सेंटीमीटर। यही आपको जो है वो पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप याद रखना कि एडी निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आधार निकालना पड़ेगा, और आधार कहां से मिला, तो इस ए बी की मदद से हमें हमारा आधार मिला। आधार एक बार हमारे पास आ गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल एक बार आ गया तो एडी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको कर देते हैं इरेज। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना है अगर आपको ये एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि पिछली बार आया था और ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगता है क्या पता इस बार भी आए, मैं श्योर नहीं हूं पर ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अभी देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है, इस तरह का नहीं, थोड़ा अलग से तरह का है। यहाँ पर इन्होंने ये कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, और उस ABCD जो आपका समांतर चतुर्भुज है उसकी भुजाओं पर कुछ मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु हमने ले लिया EFGH। ठीक है, क्या क्या है उस पर, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर कुछ मध्य बिंदु हैं जिनका नाम है EFG और H। और आपको कहा गया है अगर ऐसा है तो ये सिद्ध कीजिए कि जो एरिया होगा इस EFGH का वो बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। ठीक है, तो अभी हमारे पास EFGH नाम की कोई आकृति ही नहीं है, तो पहले हमें आकृति भी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, इन मध्य बिंदुओं को आपस में जो है वो मिला लीजिए। इनको जब आप आपस में मिला लोगे तो आपके पास एक नई आकृति बन जाएगी। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज की तरह ही मुझे नजर आ रहा है। तो हमने ये जो है वो प्रूव करना है कि अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है वो बाहर वाले के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको शुरू। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी इस आकृति में अपनी मर्जी से H और F को मिला दिया। इसको और इसको हमने क्या किया, तो इन दोनों को हमने आपस में ऐसे मिला दिया। इसको मिलाने से हुआ क्या, इसको मिलाने से हमारी जो ये आकृति है वो दो हिस्सों में बट गई, ये पहला हिस्सा और ये नीचे वाला दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। दो हिस्सों में बांट के हमने इसको क्यों दो हिस्सों में बांटा, तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो जब मैंने सिर्फ इतने से हिस्से को देखा, ये एक मिनट, ये और ये, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से को जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे नजर आया कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम है ABHF। ठीक है, ABHF एक समांतर चतुर्भुज है जिसको आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, इंग्लिश के शॉर्टकट में लिखना चाहें तो। और इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है EFH। ठीक है, तो इसके अंदर का ये त्रिभुज जो बन रहा है और ये जो चतुर्भुज खुद बना हुआ है, ये दोनों ही एक ही आधार पर बन रहे हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में भी स्थित है। इसका मतलब हम इस पर अपना नियम लगा सकते हैं। कौन सा नियम, एक मिनट पूरा शायद करना पड़े, कौन सा नियम इसमें लगेगा, तो इसमें हमारा नियम लग जाएगा कि अगर कोई त्रिभुज क्या हो, अगर कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज अंदर बना हुआ है हमारा EFH, तो इसका जो एरिया है EFH का वो बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABFH। ABFH क्यों, क्योंकि ये हमारा नया समांतर चतुर्भुज यहाँ बना और इसी के अंदर हमारा त्रिभुज बन रहा है। गलती से भी यहाँ पे ABCD मत लिखना क्योंकि ये ABCD में नहीं बन रहा, ये ABFH में ही बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ऐसा ही सेम हम अपने दूसरे मतलब नीचे वाले हिस्से में भी सेम यही चीज करेंगे। हमने देखा कि नीचे वाले हिस्से में भी एक जो है वो समांतर चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम है HFDC। ठीक है, HFDC एक हमारे यहाँ पे बन रहा है समांतर चतुर्भुज और इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है जिसका नाम है FG और H। तो इसको अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी जो बेस है, यहाँ पर भी जो बेस है, जो आपका आधार है वो FH है और ये इस समांतर रेखाओं के बीच में दोनों बने हुए हैं, ये त्रिभुज भी और ये समांतर चतुर्भुज भी। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का भी जो क्षेत्रफल है,
ठीक है। इस त्रिभुज का भी जो क्षेत्रफल है, एरिया है FGH का, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ HFDC, इसके बराबर, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये हमने किया पहले और दूसरे केस में। किसके कारण ये हो पाया? जब हमने H और F को मिलाया तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम, जो है वो अपने पहले और दूसरे को जोड़ने पर इनको हम ऐड कर देंगे, अपनी पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। इनको जोड़ते कैसे हैं? तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से जमा हो जाएगी, और इसकी राइट हैंड साइड जो है, इसकी राइट हैंड साइड से जमा हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं जमा। पहले मैंने लिखा यहाँ पर कि जो एरिया है EFH का, जब मैं उसको जोड़ दूंगी एरिया ऑफ FGH से, लेफ्ट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड की बात करें तो 1/2 एरिया ऑफ ABHF ये जुड़ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ HFDC के साथ, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं? बहुत ही आसान है, देखिए अभी जोड़ते हैं इसको। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले EHF को हमने जोड़ दिया HGF के साथ। तो बताइए आपको कौन सी आकृति मिली, उसका नाम बताइए। जो चीज आपको मिल गई उसका नाम बताओ जब आपने इनको जोड़ा। जब आपने इस वाले त्रिभुज को ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले से जोड़ दिया तो आपको क्या चीज जो है वो मिल चुकी है? बताइए जरा उसका नाम। चतुर्भुज। चतुर्भुज। कौन सा? ABCD वाला या EFGH वाला? दो चतुर्भुज है ना, एक देखो ये, एक ये बड़ा वाला है और एक ये अंदर वाला है। तो आपको कौन सा वाला मिल रहा है, बड़ा वाला या छोटा वाला, अंदर वाला? छोटा वाला। अंदर वाला, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि इन दोनों को जब जोड़ा हमने, इन त्रिभुजों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया किसका क्षेत्रफल? तो एरिया ऑफ, या क्षेत्रफल किसका आ गया हमारे पास? EFGH का। और यहाँ पर हमने एक और स्टेप अभी करना है। क्या करना है? तो इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है। इस 1/2 को हम ले लेंगे बाहर कॉमन, और जो अंदर बच गया, देखो 1/2 तो बाहर आ गया, इसके अलावा यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ बच गया है एरिया ऑफ ABHF, और यहां से भी हमने 1/2 को हम ले गए तो इसके पास बच गया है एरिया ऑफ HFDC, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर? बस इस 1/2 और 1/2 को कॉमन लेके एक बार बाहर लिख दिया, ठीक है। दो बार इसको नहीं लिख के सिर्फ एक बार लिख दिया। अब इसको भी जोड़ते हैं, ABHF और HFDC को अब हमने जोड़ना है। देखते हैं यहाँ पर ABHF को हमने अब जोड़ना है किसके साथ? तो HFDC के साथ। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फटाफट से बच्चों नाम बताइए। ABHF में जब आपने HFDC को जोड़ दिया तो आपको एक और चतुर्भुज मिल रहा है। कौन सा वाला? तो इस बार ये बड़े वाला, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ पर ABCD। जब आपने इन दोनों चतुर्भुज को आपस में जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया? ABCD। तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। एरिया ऑफ EFGH का ऐसे का ऐसा ही रहेगा, EFGH, और 1/2 का 1/2 एरिया का एरिया, और इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आ चुका है ABCD। और यही था जो हमने सिद्ध करना था। तो देखिए ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अभी आपको थोड़ा सा ये टफ या अजीब सा लग रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन इसमें हो रही होगी, लेकिन जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग को पॉज कर देना और खुद से इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएगा। अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन हैं इसमें। 6 क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 5 क्वेश्चन करेंगे। फिर हम उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो आपको पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पे कहा गया है कि एक आकृति है और ये भी समांतर चतुर्भुज की ही आकृति है।
ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं कि एक बिंदु है जिसका नाम है P, जो कि कहीं अंदर लिखा गया है, और इस बिंदु की मदद से कुछ त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, ठीक है। और बाकी देखें तो एक यहाँ पर, सॉरी, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, और बीच में जो बिंदु है उसका नाम है P, इसका नाम है P और इसका नाम वही ABCD, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ये चीज सिद्ध कीजिए कि जब आप APB त्रिभुज को और DPC या फिर PCD त्रिभुज को जब जोड़ोगे, इनको जब जमा करोगे, तो इनका क्षेत्रफल 1/2 ABCD के बराबर आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने अपना सेकंड क्वेश्चन किया, ये भी वैसे ही हल होगा। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमें एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या दिया है, संकेत क्या दिया है कि P से होकर के AB के समांतर एक रेखा खींचो। AB के समांतर मतलब AB के पैरेलल हमने एक ऐसे रेखा खींचनी है जो AB की तरह हो, बिल्कुल सेम, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर X और Y का। तो क्या हो गया, फिर से हमारी आकृति बच्चों दो हिस्सों में बन चुकी है, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। तो बस वही हमने करना है जो दूसरे क्वेश्चन में किया था। पहले इस चतुर्भुज को लेंगे जिसका नाम है ABXY, और इसमें त्रिभुज बन रहा है APB, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए इनका आधार सेम है, इनका आधार एक ही है बिल्कुल, और ये एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसमें भी जो त्रिभुज का एरिया है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इस चतुर्भुज के आधे के बराबर। किस चतुर्भुज के आधे के बराबर, जिसमें ये बना है, किसमें बना है, तो ABXY में ये बना हुआ है। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABXY के बराबर। नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। वैसा ही सेम करेंगे हम अपने नीचे वाले इस हिस्से में। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी कि अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर है त्रिभुज PCD, बराबर है किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिभुज था PCD, और यहाँ पे बात करें समांतर चतुर्भुज की तो उसका नाम है XYCD, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इनको भी जोड़ दो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ा था वैसे ही इनको भी जोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, एरिया ऑफ APB को हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ PCD में, और किसके बराबर ये आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर अगर आप इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज को जोड़ रहे हो, तो क्या आपके पास कोई नई शेप या कोई नई आकृति बन रही है, यस और नो। इसको इसमें जोड़ने पर क्या कुछ नया हमें बनता हुआ दिख रहा है। पहले वाला त्रिभुज तो ऐसा था, देखो पहले वाला त्रिभुज था ऐसे, एक ऊपर था और एक नीचे था, इनको हमने आपस में जोड़ा तो हाँ एक समचतुर्भुज बन रहा था। लेकिन ये ऊपर की तरफ को है, ये नीचे की तरफ को है, ये दोनों ही, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। जैसे ये लिखे गए हैं वैसे लिखा जाएगा, मतलब इनको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे की, तो यहाँ पर शॉर्टकट मैं कर रही हूँ, हाफ हमने कॉमन लेना था, वो मैंने पहले ही यहाँ पर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो अंदर बच गया मेरे पास एरिया ऑफ AXBY प्लस एरिया ऑफ XYCD। तो इनको जोड़ दो, क्या ये जुड़ पाएंगे, देखते हैं। इनको हमने जोड़ना है किस किस को, तो ABXY, इसको हमने जोड़ना है किससे, तो XYDC से। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सी आकृति या कौन सी चीज मिल रही है, बताएं। इसको हमने जोड़ना है, ऊपर वाले को हमने जोड़ना है इस नीचे वाले के साथ। जब आप इसको जोड़ोगे, ऐसे आपने इसको जोड़ दिया, तो आपको बच्चों क्या मिला, नाम बताइए उसका, फटाफट से चैट में लिख लो। अगर आप माइक ऑन नहीं करना चाहते तो फटाफट से बच्चों चैट में लिख लीजिए। ये देखिए ये पूरी चीज आपको मिली, क्या नाम है इसका, हाँ लेकिन नाम क्या है, नाम ऐसे पढ़ते हैं ABC और D, ठीक है। ये हमें पूरे के पूरा चतुर्भुज जो है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं ABCD। इसको तो जोड़ नहीं पाएंगे, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ APB जमा एरिया ऑफ PCD बराबर है
1/2 और जब इसको जोड़ दिया इसके साथ तो आ गया एरिया ऑफ ABCD। और अपनी अपनी बुक में चेक कीजिए, आपको यही प्रूव करने के लिए, यही सिद्ध करने के लिए जो है वो कहा गया था। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। कैसे? बस अपना रूल लगाओ, जो रूल आपको पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके आधे के बराबर हो जाता है, इसका भी आधे के बराबर हो जाता है, और उसके बाद उनको जोड़ दिया करो। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको इन्होंने घुमा दिया है। तो देखते हैं दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है। दूसरे पार्ट में इन्होंने पूछा है कि जो त्रिभुज है APD, उसको जब आप उसके एरिया को जब आप जोड़ेंगे किसके साथ, BPC के साथ, तो वो बराबर आना चाहिए किसके, एरिया ऑफ APB जमा एरिया ऑफ PCD के, इसके बराबर ये आना चाहिए। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अभी हमने इस तरफ को रेखा लगाई थी, अब हम क्या करेंगे, तो नीचे की तरफ को एक रेखा लगाएंगे जो कि P से होते हुए ही जाएगी। ठीक है, ये P है, इसको ना भूलें, इसका नाम P है, इस बिंदु का नाम। यहां से एक लाइन गई, तो अब इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ये भी हमारा दो हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। तो यहाँ पर भी जब हम अपना रूल लगाएंगे तो कुछ इस तरह के हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको और इसको जब आप जोड़ोगे इन दोनों को, तो क्या आपके पास इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी कि एरिया ऑफ APD जमा एरिया ऑफ BPC बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। ठीक है, लेकिन हमने अभी अभी ये सिद्ध किया था कि जो 1/2 एरिया ऑफ ABCD है वो तो इसके बराबर है, वो तो हमारे इसके बराबर है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके बराबर आ रहा है। तो जब दो चीजें बराबर होती हैं तो क्या उनको आपस में अदल बदल के लिखा जा सकता है? क्या मैं 1/2 एरिया ऑफ ABCD के बदले इस चीज को लिख सकती हूँ? यस और नो, क्या ऐसा होता है? अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं तो क्या उनको अदल बदल के लिख सकते हैं? बताएं बच्चों, चैट में लिख लिया करें अगर आप माइक ऑन नहीं करना चाहते तो। यस और नो, क्या दो, अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो उनको हम अदल बदल के लिख पाएंगे या नहीं? ठीक है, तो हम Yes, उनको लिख, ma'am. ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ APD बराबर है एरिया ऑफ BPC को हमने ऐसे ही लिख दिया। और इस 1/2 ABCD के बदले हमने इस चीज को लिखा, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो ये आपकी सेकंड चीज थी जो आपको साबित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए दी गई थी, तो इसको भी हमने सिद्ध कर दिया है। बाकी वही है, जितनी बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको आएगा। इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का फोटो भेज देना। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरह से आपको वो क्वेश्चन समझा दूं। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे कोई भी किसी भी उसका क्वेश्चन का फोटो भेज देना, ट्राई करेंगे उसको समझने की फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही। ठीक है, तो अभी हमने शायद थर्ड क्वेश्चन नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, फोर्थ कर दिया, पर थर्ड नहीं किया, तो थर्ड भी कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम वही फिर से ABCD, इसका नाम है ABCD। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहां पर अब क्या कीजिए, ABCD इस चतुर्भुज में P और Q दो बिंदु हैं जिनको आपने बनाना है DC और AD पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखिए। पहले P लिखा गया है, बिंदु में पहले P लिखा है और भुजा में पहले DC लिखा है। तो इसको जो है हम DC में, बेटा अभी पूरा आधा घंटा है, अभी अभी कोई गुड नाइट नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, तो P आपने बनाना है DC के ऊपर और Q जो है वो बाद में लिखा गया है, तो Q हमने बनाना है AD के ऊपर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे किया जाता है इनको। जो पहले लिखा जाएगा वो पहली भुजा पर होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो बाद वाली भुजा पर होगा। तो P को बनाना है DC पर, मतलब यहां पर P बिंदु बनेगा। Q को बनाना है AD पर, मतलब Q जो है वो यहां पर बनेगा। ठीक है, इसका नाम है P और एक का नाम है Q।
ये कह रहे हैं जब आपने ऐसा कर दिया, जब आपने P को भी बना दिया, Q को भी बना दिया, तो फिर ये साबित करो कि जो एरिया होगा APB का वो बराबर होगा एरिया ऑफ BQC के। लेकिन मुझे यहाँ पर APB नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, इसका मतलब मुझे उसे भी बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, A को P से जोड़ो, P को B से जोड़ो और इसको वापस से जोड़ो, ठीक है। और दूसरी बात BQC, तो B को Q से जोड़ो, Q को C से जोड़ो और इसको इससे जोड़ो। तो ये दो त्रिभुज हमारे पास बन चुके हैं। अब ये कह रहे हैं ये साबित करो कि दोनों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो पहले अपना पहला त्रिभुज लेते हैं। पहले मैंने इसको ले लिया, कलर कर लूं इसको ताकि आपको नजर आए कौन सा। पहले मैंने लिया APB। तो बताइए क्या APB और ABCD दोनों ही एक ही आधार और सेम समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? यस और नो, बस इतना आपने बताना है कि क्या इनका आधार सेम है और क्या इनकी समांतर रेखा भी सेम है। Yes, ma'am. यस, देखिए तो ये ABP बने हैं, ये आपका जो त्रिभुज है ये ABP है और चतुर्भुज है ABCD। तो यहाँ पर हमने माना कि AB इन दोनों के बीच में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब इस पे जो हमारा जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिख पाएंगे कि जो एरिया है APB का वो बराबर है किसके, तो 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। क्योंकि ये कैसे है, तो ये एक ही आधार पे खड़े हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। और सेम वही चीज अगर हम किसके साथ करें, तो अगर सेम वही चीज हम अपने दूसरे त्रिभुज मतलब कि इसके साथ करें, इसके साथ करें, तो देखिए क्या इसमें भी ऐसा है, क्या BQC में भी ऐसा ही है कि ये भी क्या सेम बेस पर खड़े हैं, सेम आधार पर खड़े हुए हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। BQC की अगर हम बात करें, Yes, ma'am. इसका आंसर भी यस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ जाएगा B और C और ये दोनों समांतर रेखा के बीच में भी स्थित हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे भी हमारा रूल जो है वो यूज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो एरिया है BQC का वो बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इसका एरिया भी, इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर है और इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर है, मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहती हूं कि ABCD का जो सॉरी, ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी उसके आधे के बराबर है, ये भी उसके आधे के बराबर है, तो दोनों का ही एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकला, तो निष्कर्ष यही निकला कि ये भी इसके समान, ये भी इसके समान, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, आपस में भी समान होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। यही हमें कहा था साबित करने को, सिद्ध करने को, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं। तो अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रहने देते हैं। इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। बाकी फिर अगला करते हैं, वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। वहां से आपको एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से ही। यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि PQRS और ABRS जो है वो समांतर चतुर्भुज है और X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS और ABRS का एरिया बराबर है, इनका क्षेत्रफल बराबर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो PQRS के आधे के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पर हो रहा है। एक चतुर्भुज बन रहा है PQRS, ठीक है, और एक चतुर्भुज बन रहा है ABRS और एक त्रिभुज इनके बीच में बना हुआ है AXS। ठीक है, ये तो पहले ये कह रहे हैं ये साबित कीजिए कि जो PQRS का क्षेत्रफल है वो ABRS के बराबर है। तो हम इसके लिए कोई प्रूफ नहीं करेंगे, इसमें हम अपना नियम या रूल लगा देंगे, प्रमेय लगा देंगे। कौन सी? कि होता क्या था, जब एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पे होते थे और एक ही समांतर रेखा के बीच में होते थे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाता था। लेकिन अगर
दोनों ही समांतर चतुर्भुज हो और दोनों ही एक ही बेस पर एक ही आधार पे खड़े हो, एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बिल्कुल ही बराबर हो जाता है, आधा नहीं होगा बल्कि बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। और हमें दिख रहा है कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार पे खड़े हैं और इन एक ही समांतर रेखा के बीच में भी स्थित हैं, तो इसका मतलब इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। किसकी मदद से? तो प्रमेय की मदद से। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो ये कह रहे हैं कि ये बोलो, ऐसा बोलिए, ऐसा सिद्ध करो कि जो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के बराबर है। लेकिन जब हम अपने इस त्रिभुज को ध्यान से देख रहे हैं तो ये त्रिभुज पी क्यू आर एस पे तो बना ही नहीं है, ये तो ए बी आर एस पे बना है। और ए बी आर एस पे जब ये इसको बनाया गया तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो हाफ ऑफ ए बी आर एस के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल ही सेम है, ए बी आर एस का भी और इस त्रिभुज का भी, और ये दोनों भी समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस के। लेकिन हमें कहा है कि हमें ए बी आर एस के बराबर सिद्ध नहीं करना है, हमें पी क्यू आर एस के बराबर सिद्ध करना है। तो अभी हमने देखा कि ए बी आर एस का जो एरिया है वो पी क्यू आर एस के बराबर है। तो दोनों अगर चीजें बराबर हैं तो उनको हम अदला बदली करके लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस ए बी आर एस की जगह बदल के क्या लिख देंगे? पी क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे हमें पता लगा? अभी अभी तो हमने इसको प्रूफ किया था प्रमेय की मदद से, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? ए बी आर एस को हटा के यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख देंगे और हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो बस वही है बच्चों, मेरी एडवाइस की रिकॉर्डिंग जरूर देखना अगर आपको अभी कोई डाउट रह रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं होंगे, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी रिवीजन क्लास में शायद इतना ही हो पाएगा जितना कोशिश हम कर रहे हैं। 9.3 अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी हम करते हैं उन क्वेश्चंस को जो आपको पिछले एग्जाम में आए हुए थे। वो एनुअल एग्जाम था, वो सेट एग्जाम नहीं था, वो आपका फाइनल पेपर था, उसमें आए हुए थे, ठीक है। तो उसी से मैंने क्वेश्चन ढूंढे थे, उसी को हम करेंगे अभी। पंद्रह मिनट है हमारे पास। चलो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो, ऊंचाई और आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए। आपको ऊंचाई दी गई है, आपको आधार भी दिया गया है, आपको पूछा गया है इसका क्षेत्रफल बताइए। किसका? तो एक त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? आप सभी को पता है, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। तो बताइए कितना इसका क्षेत्रफल आएगा? सभी अपनी चैट में आंसर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। आधार आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसको हल कीजिए और बताइए कि आपका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए बच्चों और अपना आंसर बताइए फटाफट से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें इस वैल्यू को भरो और अपना आंसर मुझे बताओ। प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। क्या पता आपको आधार और ऊंचाई दी गई हो, आपको पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे आप करेंगे? ट्राई कीजिए। अभी सही गलत आता है कोई बात नहीं, पर कोशिश जरूर करें। तो 1/2 का हम 1/2 ही लिखेंगे। आधार कितना है? आधार है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काट दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, और क्या बच गया? 4, 3 और 1। तो इनको गुणा कर दो। 4 3 12, 12 एकम 12, तो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर
सी है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन किया करें, सॉल्व किया करें, ऐसे नहीं डरना है क्वेश्चन से, ट्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। एक और क्वेश्चन आया था जो यहाँ पर अभी मिस हो चुका है, लेकिन मैंने बताया वो है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको भी आपने अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में शामिल कर देना है। बढ़ते हैं आगे, तो अब बात करते हैं वृत्त के बारे में कि वृत्त जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उससे पहले वृत्त को समझ लेते हैं, वृत्त क्या होता है, कैसा दिखता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये एक वृत्त है, वृत्त के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में होता है बच्चों केंद्र। ठीक है, इसको हम कहते हैं केंद्र, केंद्र का नाम यहाँ पर है O। और उसके बाद बात करें तो वृत्त की ये जो आउटलाइन होती है, जो आपको यहाँ पे अभी दिख रही होगी ऐसी, ये जो आउटलाइन है इसको क्या कहते हैं, क्या कोई बता सकता है इस आउटलाइन को क्या कहा जाता है? बेटा सुनाई नहीं दे रहा। धीरज बेटा, सॉरी नितिन बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? बेटा नहीं सुनाई दे रहा, माइक अपना आप ऑफ ही रखें। इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या इसको कहते हैं हम? वृत्त की परिधि ये होती है। परिधि आप बिल्कुल याद रखना कि परिधि का कोई नाम नहीं होता, परिधि को हम बस कहते हैं ये वृत्त की आउटलाइन है। जैसे आप अपनी ड्राइंग करते हो, ड्राइंग के बाद ऐसे आउटलाइन करते हो ना ब्लैक पेन से, तो वैसे ही ये परिधि भी क्या है, हमारे वृत्त की एक आउटलाइन है। अब बात करते हैं कि वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक जो आधी लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहा जाता है त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर है, उसका नाम है ओ ए। ठीक है, ओ ए या फिर ए ओ बोल दो, ओ ए बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद बात करते हैं, अगर वृत्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा आ रही है और वो केंद्र को छूते हुए आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, अगर आपको कहा है कि व्यास आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी? आपकी त्रिज्या हो जाएगी 10/2। 10/2, 2 5 10 मतलब 5। अगर आपको कहा गया कि त्रिज्या आपकी 4 है, त्रिज्या 4 है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 4 में 2 की गुणा कर दो, 8, 8 सेंटीमीटर। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन होता है। आपको पूछा जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या इतनी है, व्यास निकालो, वृत्त का व्यास इतना है, त्रिज्या निकालो। चलो तो अभी देखते हैं आगे, त्रिज्या भी हो गया, व्यास भी हो गया। अब जो है एक और लाइन जो है वृत्त की परिधि से ही दूसरे कोने तक जा रही है, लेकिन इस बार वो वृत्त के केंद्र को नहीं छू रही, केंद्र को बिना छुए ही वो लाइन जो है वो परिधि के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है, तो इसको कहा जाता है जीवा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कॉर्ड, इसका नाम है एक्स वाई। ठीक है, तो ये थे वृत्त के कुछ पार्ट्स। अभी देखते हैं और कुछ जरूरी पार्ट्स हैं जो जीवा और त्रिज्या से बनते हैं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, अभी देखते हैं मेन। तो ये एक वृत्त बना दिया। अब इस छोटा बनाते हैं थोड़ा, और इस वृत्त में बना दी एक त्रिज्या, त्रिज्या नहीं सॉरी जीवा। ठीक है, जीवा क्या होती है? जो वृत्त की परिधि से दूसरे एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, लेकिन केंद्र को नहीं छूती है। केंद्र से वो काफी दूर, या कहें कि नहीं छुएगी केंद्र को। ठीक है, अगर उसने केंद्र को छू लिया, अगर उस रेखा ने जो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने को जा रही है लेकिन उसने केंद्र को भी टच किया, तो फिर वो उसका व्यास बन जाता है। ठीक है, तो जीवा ने क्या किया? जीवा ने इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा हमें दिख रहा है कि काफी बड़ा लग रहा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा छोटा हमें नजर आ रहा है। तो जीवा जो है वृत्त को किसमें बांटती है? जीवा वृत्त को वृत्त खंड में बांट देती है। किसमें? वृत्त खंड में। जो बड़ा हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, वहीं बात करते हैं एक और चीज की। तो ये मेरा एक और वृत्त है और यहाँ पर ये केंद्र है और ये है इसकी त्रिज्याएं। ठीक है, एक नहीं दो त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या भी मिलकर के वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, जिसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, त्रिज्या खंड कौन बनाएगा? त्रिज्या खंड बनाएगी त्रिज्या। और वृत्त खंड कौन बनाएगा? तो वृत्त खंड बनाएगी बच्चों जीवा। तो यहाँ पे भी वही होता है, जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको दीर्घ कहेंगे और जो छोटा वाला होगा उसको लघु कहेंगे। ये चीज छोटा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, तो इसको हम कहेंगे ये लघु त्रिज्या खंड है। और बात करें बचे हुए हिस्से की, तो इसको हम कहेंगे कि ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। ठीक है, चलो
तो ये थे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड की बातें। वृत्तखंड से एक और चीज जुड़ी हुई है जिसका आपको क्वेश्चन आया है और आ सकता है दोबारा से, तो वो क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। एक वृत्त बनाया है और ये कह रहे हैं कि ये एक जीवा है, ठीक है, ये एक जीवा है। तो वृत्त की जीवा ने इसको किसमें बांटा? वृत्तखंड में, ठीक है। और यहां से मान लो ये एक केंद्र है, क्या हुआ, कुछ रेखाएं यहां से गई और ये इन रेखाओं ने जो है वो कुछ कोण बनाए। ये रेखा यहां से गई और यहां से वापस आई, और दूसरी एक और रेखा है वो यहां से गई और यहां से वापस आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों जो हमें दिख रहे हैं ये एक ही वृत्तखंड में है। किस वृत्तखंड में? तो दीर्घ वृत्तखंड में। देखो ये बड़ा वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड में ये दोनों त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं और इनके कोण भी देखिए इसी वृत्तखंड में है। तो इसका मतलब ये जो कोण बनाएंगे ये आपस में बराबर माने जाएंगे। कब? जब ये एक ही वृत्तखंड में बने हो, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बना है दीर्घ वृत्तखंड में, दोनों के लिए वृत्तखंड एक जैसा है, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और अगर बात करें कि ऐसी ही कोई रेखा नीचे वाली तरफ को कोण बनाए, ऐसी ही कोई रेखा अगर नीचे वाली तरफ को कोण बनाए, तो ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वृत्तखंड लघु है और इनका वृत्तखंड दीर्घ है। दीर्घ दीर्घ वालों के कोण बराबर होंगे, लघु लघु वृत्तखंडों के कोण जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ सवाल, क्योंकि टाइम नहीं है, अभी बहुत कम टाइम बचा है। एक ही वृत्तखंड के कोण डैश होते हैं, कैसे होते हैं? अगर आपका जो कोण है वो एक ही वृत्तखंड में बने हो तो वो आपस में कैसे होंगे? अलग अलग या फिर बराबर? बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, फटाफट से बताएं कैसे होंगे, बराबर या अलग अलग? यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल के बराबर। थ्रू भी समझा है। हाँ, तो कैसे होंगे? तो वो होंगे बराबर। कब? जब वो एक ही वृत्तखंड में बन रहे हो, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो छायांकित भाग है उसका आप क्या नाम रखेंगे? छायांकित मतलब जो आपको यहाँ पर कलर करके दिया है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको दिख रहे हैं, पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। चैट में देना है चैट में दो, चैट माइक ऑन करके देना है माइक ऑन करके दे दो। ये एक जीवा है, जीवा ने इसको दो हिस्सों में बांटा। ये शेडेड हिस्सा कौन सा वाला है बताइए? ऑप्शन नंबर बता दो, एबीसीडी कौन है? डी, ठीक है। ये है लघु वृत्तखंड। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो जीवा होती है वो वृत्त को वृत्त खंडों में बांटती है। जो बड़ा होगा उसको दीर्घ कहेंगे और जो छोटा होगा उसको हम लघु कहेंगे। त्रिज्याखंड तो ये है ही नहीं, क्योंकि त्रिज्याखंड कौन बनाएगा? त्रिज्याखंड जो है वो त्रिज्या बनाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसको कर लेते हैं फटाफट से, ये इजी है, उतना टफ नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका जो एक कोण है ए बी सी, ये है 69 डिग्री का, और दूसरा कोण आपको दिया गया है ए सी बी जो है 31 डिग्री का, और आपसे पूछा गया है कि एंगल डी की वैल्यू निकालो। देखो इन्होंने क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया है कि जो आपको चीजें दी है वो आपको त्रिभुज एबीसी की दी है, और जो आपसे पूछा गया है वो आपसे डीबीसी त्रिभुज के बारे में पूछा गया है। तो देखिए कितना गलत इन्होंने किया, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक तरीका है इसको निकालने का, कि ये वाली जो कोण है ये भी त्रिभुज एबीसी का है, ये वाला कोण भी त्रिभुज एबीसी का है। तो इन दोनों की मदद से हम सिर्फ कोण ए की वैल्यू को ही निकाल पाएंगे। अगर मुझे कोण ए की वैल्यू पता लग गई तो क्या मैं कोण डी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ? बताइए जरा। ये देखिए ये एक जीवा है, ये आपके दोनों वृत्तखंड हैं। अगर एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या डी की भी निकल सकती है? हाँ निकल सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि ये दोनों एक ही वृत्तखंड में है, और जब एक ही वृत्तखंड में चीजें कोण होंगे तो वो बराबर होंगे। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया एंगल ए बराबर है एंगल डी के। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज का जो है वो कोणों का जो योग होता है उसका यूज करेंगे। एंगल ए हमें नहीं पता, लेकिन हमें एंगल बी पता है, एंगल सी भी पता है, और हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आता है। तो एंगल ए को ऐसे कैसा रखेंगे? एंगल बी की जगह आ जाएगा 69, सी की जगह 31, 180 का 180, और एंगल ए आ जाएगा आपका 180 - 100
डिग्री लगाना ना भूलें, और एंगल ए आ जाएगा आपका 80 डिग्री। अगर एंगल ए 80 है तो एंगल डी भी 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे इसको कर दिया है सॉल्व। तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का ही। तो अभी हमारे पास 4 मिनट और है, तो अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, बस एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा लिया, उसमें से एंगल ए की वैल्यू निकाल ली, फिर उसकी मदद से एंगल डी की वैल्यू भी खुद ब खुद ही निकल गई। अगला क्वेश्चन देखें तो ये वाला इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। देखते हैं कि रचनाओं में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो रचनाओं में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए माइनस वाला, ये शायद आपके 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आया था। और उसके बाद देखें तो आपको आया था कि 15 डिग्री का कोण बनाएं। तो 15 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, पहले आप 60 डिग्री का बनाएंगे, उसका समद्विभाजन करोगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, उसका समद्विभाजन करोगे तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका ये रिपीट है। और आगे आपको 11.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 भी आया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ है कि किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने भाग दिए होने चाहिए। तो इसका उत्तर है 3, कि कम से कम 3 भाग हमें चाहिए होते हैं, तभी हम किसी त्रिभुज का निर्माण जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा 3। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपको पूछा गया है कि 22 सही 1/2 डिग्री के कोण को आपने इसको बनाने के लिए किस कोण का समद्विभाजन किया। तो हमने बच्चों 45 डिग्री के कोण का समद्विभाजन किया, 45 डिग्री का आधा हमने किया, तो हमें 22 सही 1/2 कोण जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पे एक बार देख लीजिएगा। और इसका है कि सेट के युग्म में त्रिभुज के कोण कितने होते हैं। सेट आपने पढ़ा होगा, देखो ऐसा दिखता है, वो त्रिभुज के सेट होते हैं ना, ऐसे कुछ इस तरह के। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितने कितने डिग्री के कोण बने होते हैं। तो इसका उत्तर है 30, 60 और 90। ये 3 तरह के कोण इसमें बने होते हैं, जो हम सेट स्क्वायर यूज करते हैं, जैसे डी यूज करते हैं, है ना। डी की तरह एक ऐसा भी एक हम यूज करते हैं अपने इक्विपमेंट गणित में कंस्ट्रक्शन रचना करने के लिए। तो उसका उत्तर है 30, 60 और 90। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है जो आपको बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इनको एक बार जो है अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप सभी ने सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और इन पीडीएफ के अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे आप उसी वक्त उस क्वेश्चन का फोटो व्हाट्सएप कर देना, मैं किसी ना किसी तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश भी करूंगी। चलिए, तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत फास्ट थी आज की क्लास, लेकिन अभी ऐसा ही करना पड़ा हमें रिवीजन के टाइम पे। ठीक है।